मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक जो है एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट स्टोरेज ऑफ सॉलिड। तो एंगल ऑफ रिपोज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय जब हम बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिलहाल एंगल ऑफ रिपोज क्या है। सिंपली एंगल ऑफ रिपोज में हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी को कंज्यूम करेंगे, या मतलब अज्यूम करेंगे। बॉडी को कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, एज्यूम करना है। कंज्यूम कर लिया तो भाई बॉडी खत्म हो जाएगी, फिर कोई बॉडी नहीं मिलेगी हमें कुछ भी एज्यूम करने के लिए, क्योंकि हर बॉडी समझ जाएगी यार कि आप उसे कंज्यूम कर लेते हो, फिर कोई बॉडी आपके हत्थे लगने वाली नहीं है। हम यहाँ पर सॉलिड एज्यूम कर रहे हैं जो एक नत समतल यानी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, और इंक्लाइंड प्लेन जो है वो थीटा इंक्लाइंड है। जो थीटा इंक्लाइंड होता है, यहाँ पर थीटा होता है, उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक, मतलब जो है कि अगर हम इस पर प्लेन रखे हुए हैं, अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हमारी बॉडी गिर जाएगी, तो वो मैक्सिमम एंगल जिस पे बॉडी गिर जाती है उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, अच्छा पहले मान लो इसमें जो हो गया, इसका जो वेट होगा वो ऊपर की ओर काम करेगा, यहाँ पर इस तरीके से। इस पे जो जे है, जे क्या होगा, जे मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ए भाई आयन होगा। इसका जो मतलब क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स, एक तरीके से अपोजिंग फोर्स होता है। और इसे क्या बोलते थे, प्रतिक्रिया है, रेजिस्टेंस फोर्स एक तरीके से। अच्छा, इधर जो है इसका फोर्स काम कर रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है, एफ, मान लो फोर्स से खींच रहे हैं हम। यहाँ पर इसका वेट काम करता है, एम जी वेट है ये। क्लियर होगी बात। जस्ट ऊपर फोर्स काम कर रहा है तो कोई नीचे भी फोर्स काम कर रहा होगा। क्लियर बात। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। अगर एम जी जे है, एक जो एम जी है, तो अगर इस तरफ हम एंगल की डायरेक्शन में से देखेंगे तो इसको हम एम जी कॉस थीटा कह सकते हैं, और बचा हुआ जो है एम जी साइन थीटा कहलाएगा। इसका मतलब एफ जो है वो हमारा इस बार एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। जब हम बोलते हैं ना खींच रहे हैं, तो एम जी कॉस थीटा हम फोर्स से साइन थीटा फोर्स से खींच रहे हैं। इस एफ के अपोज में फोर्स काम करता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक, इनका रिजल्टेंट काम करता है, इसको हम आर कहते हैं। रिजल्टेंट जो एन से एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक, इतना हम जो कैसे मान सकते हैं। जो एफ एस होता है, एफ एस अपॉन एन क्या होता है, म्यू होता है, यानी एफ एस जो होता है म्यू एस इंटू एन कह सकते हैं। इतना सब कुछ मान सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल हम बात करें एंगल ऑफ रिपोज की। तो मैं बोल रहा था कि हम बॉडी को, अगर हम प्लेन को बढ़ाते जाएं एंगल को, तो एक समय ऐसा आएगा कि अब सॉलिड बॉडी नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब वो मैक्सिमम एंगल जिस पे बॉडी नीचे गिर जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। पहली बात। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि हम इसको और किस तरीके समझें। हमारे पास मान लो कोई सैंड है या कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल हम सॉलिड मान लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कोई मटेरियल है, अभी हम नाम नहीं ले रहे, या बेल्ट कन्वेयर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम कई एग्जाम्पल भी आपको देंगे एंगल बता के। तो हम यहाँ पर कोई भी मटेरियल मान लेते हैं, मटेरियल एक्स मान लेते हैं, ये मटेरियल एक्स है। ठीक, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से ये है, ऐसा ढेर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमने और ढेर लगाया, रुका हुआ है, और ढेर लगाया, रुका हुआ है, और ढेर लगा हुआ, ये गिर नहीं रहा है, और ढेर लगाया, ये नहीं गिर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने भैया अति कर दी। हमने क्या किया, ऐसा जैसे लगाया तो थोड़ी देर के बाद जो है ये फैल गया, ऐसे फैल गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि मैंने जो ग्रीन लाइन लास्ट में दिख रही है आपको, हम एक लाइन चेंज कर देते हैं, तो यह जो लाइन दिख रही है आपको लास्ट, इस ग्रीन लाइन लास्ट वाली, यहाँ तक मटेरियल जो है हम इसको अगर हम पाइल लगा रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं, तो गिर नहीं रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यही वो मैक्सिमम एंगल है जिसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, जहाँ तक हमारा मटेरियल स्टेबल रहता है, गिरता नहीं है।
तो सरफेस पे एक लाइन खींच दो, और जो ढेर लास्ट में जहाँ तक गिरा नहीं है उस पर एक लाइन, उसके मतलब स्पर्श रेखा खींच दो, एक टेंजेंट बना दो। इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, इसी को एंगल ऑफ रिपोज हम कहते हैं। समझ गए? चलिए, थोड़ा इसके बारे में आपने लिखा है, अब क्या करिएगा, थोड़ा इसके बारे में एक चीज़ है और लिख लो। एक दो डेफिनेशन आपको लिखनी है। एंगल ऑफ रिपोज की देखो, ऊपर रखना हेडिंग एंगल ऑफ रिपोज। व्हेन ए बॉडी, व्हेन अ बॉडी या फिर पार्टिकल, पार्ट फॉर्म में जो इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, जब भी कोई बॉडी जो है नीचे आना चाहती है, स्लाइड होना चाहती है, ऑन द inclined plane, the angle of inclination of the inclined plane is called angle of repose, angle of repose, REPOSE। ठीक, तो मैंने कहा कि कोई बॉडी अगर इस तरीके से एक रखी हुई है, वह नीचे सरकना चाहती है, स्लाइड होना चाहती है, तो उस समय जो एंगल प्लेन का एंगल होता है जिसपे बॉडी सरक जाती है, मतलब जिसपे बॉडी स्टेबल नहीं रह पाती है, वो मिनिमम एंगल, उसके बाद तो फिर क्या होगा कि हमारा एंगल बढ़ता तो नीचे आएगा, वो मिनिमम एंगल जिससे बॉडी सरक जाती है, स्लाइड नीचे हो जाती है, स्टेबल नहीं रह पाती है, उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। चलिए, फिलहाल हम इन फोर्सेस कुछ बैलेंस करते हैं और देखते हैं इनसे कुछ मुझे मिलता है। हमें मालूम है कि जो mg साइन थीटा है, या फिर मान लो mg कॉस थीटा है, तो mg कॉस थीटा जो है वो n के बराबर है। देखो यहाँ पर नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर है। ठीक, पहली बात होगी। और जो mg साइन थीटा है वो आपका fr के बराबर है, मतलब म्यू एस इंटू एन के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा इक्वस टू म्यू एस। टेन थीटा इक्वस टू म्यू एस और थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक, पिछले प्रीवियस क्लास हम लोगों ने देखा था कि जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा भी टेन इनवर्स म्यू एस ही था। इसका मतलब थीटा और अल्फ़ा बराबर है। इसका मतलब जो है थीटा जो है दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ? तो इससे सिद्ध होती है कि कभी भी आपको एग्जाम में एंगल ऑफ रिपोज पूछता है तो आप बेफिक्र होकर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दीजिएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वही एंगल ऑफ रिपोज होता है। और सिंपल आप जब बोलिएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं ना, वो आपको पता हो, उसका टेन इनवर्स ले लीजिएगा, वही अल्फ़ा होगा और उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो एनी टाइम आप किसी भी बॉडी को रख सकते हो किसी प्लेन सरफेस पे, और एक्सपेरिमेंटल वे में आप आराम से अल्फ़ा निकाल सकते हो। आपने लेबोरेटरी में 12th क्लास में निकाला होगा। तो ये तरीका था एंगल ऑफ रिपोज निकालने का। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत छोटे टॉपिक हैं। हमने अपने कोर्स कवर करते समय कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ओपीविता बुक पढ़ो या फिर कोई और बुक पढ़ो वहाँ पर आपको डाउट आए।
हमारा कोई भी सब्जेक्ट है आप पढ़ते हो तो वहाँ पर देखते हो पावरफुल तरीके से मैंने कवर किया है, क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, और आप सब्जेक्ट पूरा करने के बाद ओपी गुप्ता को 100% लगा सकते हो। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वही, और उसमें अननेसरी क्वेश्चन जो आपके लाइन के नहीं है तो उनसे कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में IOCL और अदर रिफाइनरी को फोकस करके हम उनके डिफरेंट इवेंट पर वीडियो बनाएंगे, जिससे आने जो पेपर में कुछ पैटर्न चेंज होता है तो वो भी कवर हो जाएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार। ये यूनिट यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ सॉलिड, यानी मतलब कन्वेइंग पढ़ेंगे हम। कन्वेइंग में 4 इक्विपमेंट, बेल्ट कन्वेयर, चैन कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, न्यूमेटिक कन्वेयर, इनको हम कवर करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सबसे बड़ी यूनिट रहेगी मैकेनिकल ऑपरेशन की, इसे बोलते हैं फ्लूइडाइजेशन या फिल्ट्रेशन। ये वो यूनिट है जो बहुत बड़ी यूनिट है, और इसके ख़त्म होते ही हमारा सब्जेक्ट, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, सिलेबस बहुत बड़ा था इसका, जो ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार।